अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे विल बी स्टडीइंग लेक्चर नंबर 13 एंड द कोर्स इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग। हस्बे मामूल पहले पिछले लेक्चर को रिव्यू करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ काउंसलर्स डिस्कस की और अब तक आपको पता चल गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज फार एज काउंसलिंग प्रैक्टिस इज कंसर्न्ड। वन दैट इज एमिटेड बाय द क्लाइंट और उसको काउंसलर बड़ी महारत से पिक करता है। There could be different kinds of non-verbal communication. For example, your facial expressions. आप जब बात करते हैं तो आपके चेहरे पे क्या तासुरात होते हैं। उसके अलावा जब आप बोलते हैं तो फिर आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो कैसी होती है, और आपको याद होगा हमने इसको बड़ा तफसील के साथ डिस्कस किया था। एंड देन वर्बल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इज आल्सो नोटेड कि उसके साथ कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। So the other type of non-verbal communication is from the counselor. So counselor has to demonstrate two kinds of skills. एक पहली वो है कि he or she should be very carefully noting the non-verbal communication that is emitted by the client to know about the mental state of the client. उसको पता चलता है कि client इस वक्त क्या सोच रहा है और जो कुछ कह रहा है वो उसके चेहरे के तासुरात और उसकी body movement के साथ consistent है या नहीं। The second very important non-verbal communication is which is used by the counselor, and this is showing effectiveness of counseling. In fact, कि काउंसलर जो है वो अपनी non-verbal communication के जरिए किस तरीके से कोशिश करता है कि the client shall be feeling comfortable, safe and understood. And we talked about several factors that could be responsible for demonstrating a good non-verbal communication on the part of the counselor. For example, we noted कि अगर जो eye contact है वो काउंसलर और क्लाइंट का मिसिंग हो तो that doesn't leave a good impression on the client, क्योंकि उससे ये लगता है कि जो काउंसलर है वो मुतवज्जो नहीं है आपकी तरफ, and the client feels neglected and unattended. इसी तरीके से और बहुत से बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल प्लेसिंग अ बिग डेस्क बिटवीन देम, और उसके साथ भी एक तासुर उभरता है कि परहैप्स जो काउंसलर है उसका एक और स्टेटस है और जो क्लाइंट है उसका कोई निचला दर्जा है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वॉइस क्वालिटी आल्सो, कि वॉइस से भी ये पता चलता है कि आप कितनी अटेंशन दे रहे हैं, आप टॉपिक के मुताबिक बात कर रहे हैं, और जो कुछ क्लाइंट कह रहा है उसके मुताबिक जो रेस्पॉन्सेज हैं ऑफ द काउंसलर दे आर very consistent with what the client is talking about. Non-verbal communication are very important as far as counseling session or interview is concerned. Then we also talked about other factors. For example, we talked about space and timing effect. Space की हम जब बात करते हैं तो इससे मुराद physical space भी होती है और psychological space भी होती है. And we should also consider the importance of two factors which are gender and culture. कि अगर मेल काउंसलर फीमेल क्लाइंट के साथ डील कर रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी केयरफुल कि कितना फिजिकल डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। देन देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस। इन सम कंट्रीज पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इफ यू आर स्टैंडिंग आर सिटिंग वेरी क्लोज टू देम। तो ये डिसीजन जो है वो कल्चर और जेंडर और बहुत से फैक्टर्स को देखकर किया जाता है कि स्पेस जो है वो क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान कैसी होनी चाहिए। एंड देन हाउ द चेयर्स शैल बी प्लेस्ड, इसको हम ज़्यादा डिटेल से अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट टाइमिंग फैक्टर। टाइमिंग फैक्टर से ये मुराद है कि हु सेज व्हाट एंड व्हाट टाइम, कौन पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता है और उसके बाद जो है वो एक शख्स जब बात कर रहा है तो दूसरा उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करता है या बीच में बात शुरू कर देता है। Sometimes it's possible that the client is saying something and then stops in the middle of the sentence, but it doesn't mean that the counselor should interrupt at that time. Maybe the client is thinking about something or some flow of thought is going on in his mind. तो बेहतर यही है कि उस वक्त उसको इंटरप्ट ना किया जाए। बट देन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इफ द पॉज इज मोर देन द काउंसलर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पर शायद क्लाइंट चाहता है कि कुछ फीडबैक जो है वो काउंसलर की तरफ से मिले। सो दीज वर अ फ्यू फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द काउंसलिंग सेशन इज कंसर्न्ड। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दिस non-verbal communication effective. सबसे पहले हमने congruence का जिक्र किया था, and what is congruence?
अब तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए और आंसर भी आपको फौरन आ जाना चाहिए व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट दैट. यस, यू आर राइट. कॉन्ग्रुएंस से मुराद ये है कि जो कुछ काउंसलर कह रहा है और जो उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उनमें कंसिस्टेंसी हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग टू माई क्लाइंट दैट प्लीज सिट कंफर्टेबली, तो आई शुड बी आल्सो लुकिंग कंफर्टेबल. ये ना हो कि मेरे चेहरे पे टेंशन हो एंड आई एम सेइंग प्लीज सिट कंफर्टेबली. सो देयर शैल बी कॉन्ग्रुएंस इन माय वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसके साथ हमारी बॉडी मूवमेंट जो है वो भी कंसिस्टेंट और कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. देन वी टॉक्ड अबाउट अनदर फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट in making this non-verbal communication very effective, and that was sensitivity. Sensitivity means that the counselor has ability to understand and pick the right themes or feelings in the conversation of the client. यानी उसमें ये अहलियत हो कि जो कुछ वो कह रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उसके साथ जो उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, what are cues are emitted from his face, from his body posture, movement, voice, उन सबको इंटीग्रेट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके. देन thirdly we talked about synchrony, that if I am saying for example just tell me about your experiences to my client, और client कोई चीज़ बताता है and I feel कि client जो है वो एक बड़ी डिप्रेस्ड मोड में है, he is speaking very slowly, तो उसी मोड में काउंसलर को चले जाना चाहिए. he should be also speaking in the same manner. इससे ये मुराद नहीं है कि वो बिल्कुल सरगोशियां करने लग पड़े. इससे मुराद ये है कि जो उस वक्त एक पैटर्न चल रहा है उसी अंदाज से, उसी मोड में जो है वो काउंसलर इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड वे. एंड देन द लास्ट थिंग वी डिस्कस्ड दैट टू अटेंड यू मस्ट लिसन. इफ यू आर नॉट लिसनिंग यू कैंट अटेंड, बिकॉज एक उसकी मिसाल दी थी कि अगर क्लाइंट किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और आप उससे रिलेटेड सवाल नहीं करते, आपको पिछली चीज जो उसने डिस्कस की उसके बारे में सवाल करना शुरू कर देते हैं, तो देन इट रियली लीव्स अ बैड इंप्रेशन, और क्लाइंट ये समझता है कि यू आर नॉट अटेंडिंग. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर अटेंडिंग यू मस्ट लिसन, बिकॉज इफ यू विल लिसन you will be also showing to the client that you are there for whatever he is saying and sharing with you. So that was all about today's lecture. आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस जो है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है. ये जो पहला हमने फैक्टर डिस्कस किया था टू मेंटेन अ गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द काउंसलिंग सेशन, उसमें कैसे कॉन्ग्रुएंस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. लेट्स सी दैट. हम बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड में आपको दिखाती हूँ. इफ यू वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज दैट दिस सेशन इज गोइंग ऑन कंफर्टेबली, सो यू वॉन्ट टू कन्वे कंफर्ट टू योर क्लाइंट, तो हाउ यू कैन मेंटेन कॉन्ग्रुएंस. सो योर इंटेंडेड कम्युनिकेशन इज conveyance of comfort. So non-verbal expression of the counselor would be a calm, soothing voice, then relaxed posture, open facial expression. So whatever is consistent with this message of comfort is that you are speaking in a calm and relaxed way. आपकी आवाज़ जो है उसमें कोई टेंशन नहीं ज़ाहिर हो रही है, and it doesn't seem कि आपके अपने unfinished businesses हैं जो अभी तक आपके साथ हैं, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड यू आर सेइंग टू द क्लाइंट प्लीज सिट कंफर्टेबली, लेकिन आप खुद टेंशन का शिकार हैं. इसी तरह से आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दे शुड बी शोइंग योर कंफर्ट लेवल, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका क्लाइंट भी उसमें एनवायरमेंट में कंफर्ट फील करेगा. एज फार एज वर्बलाइजेशन इज कंसर्न, वो कैसी होनी चाहिए. कुछ मिसालें हैं यहाँ पर लिखी हुई, आप देखिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेफ प्लेस, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. जैसा मैंने पहले कहा था, यू आर सेइंग टू द क्लाइंट प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. उर्दू में आप ये कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप आराम से बैठ जाइए, और उसके साथ आपका फेस, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी वॉइस आपके साथ होनी चाहिए, ना कि वो सारी अलग अलग चीजें लगें. एक और एक्सप्रेशन देखते हैं. यू वॉन्ट टू कन्वे पेशेंस, दैट यू आर देयर रेडी टू लिसन व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग. आप किसी हरी में नहीं है और आपको ये नहीं है कि वो जल्दी जल्दी अपनी बात बताए और ख़त्म करे और सेशन भी ख़त्म हो जाए. Although it is important that you will be careful about the length of the session, but that is another thing. लेकिन जो वो बात कर रहा है उसको तवज्जो से, ध्यान से और टाइम देकर सुनिए. So you want to convey patience, that I am there so you can take your time.
नॉन वर्बल एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए टू मेंटेन अ कॉन्ग्रुएंस between what you are saying and what you are showing to the client. Slow rate of speech, patient gestures and focused attention. आप आराम से बात कर रहे हैं, धीमे तरीके से बात कर रहे हैं. You are fully attentive to the client. You have focused attention. अब उसके साथ verbal जो expressions हैं वो क्या होंगे? Example लीजिए. Take your time. Client कहता है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल वो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और वो कहता है कि हाँ उस वक्त इस तरह से हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा कि उस वक्त क्या बात थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ. तो आप ये ना कहें चलें छोड़ें इसको, या अभी तक आपको याद नहीं आई. बिकॉज अगर आप कह देंगे चलें छोड़ें इसको, तो दैट मे बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच द क्लाइंट वांट्स टू शेयर विद यू, और आप उसकी जो फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन और जो थॉट्स हैं आप उसको इंटरप्ट कर देंगे, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द आउटकम ऑफ द थेरेपी. एक और मिसाल, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि कोई बात नहीं हमारे पास टाइम है, आप सोच लें और उसके बाद बताइए मुझे, बिकॉज दैट टॉपिक और दैट थॉट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शो योर पेशेंस इन मल्टीपल वेज. और मल्टीपल वेज कौन से हैं? आपका बॉडी, आपकी वॉइस, आपकी मूवमेंट और आपके जो वर्बल कमेंट्स हैं, दे ऑल शैल बी इंटीग्रेटेड. अनदर टॉपिक इसी सिलसिले में वो क्या है? वेलकमिंग द क्लाइंट. यू आर वेलकमिंग द क्लाइंट. और वेलकम कब होता है? आमतौर पर व्हेन द क्लाइंट एंटर्स योर ऑफिस. अंदर दाखिल हो रहा है और आपकी तरफ देखता है, तो आपको कैसा होना चाहिए? व्हाट शैल बी योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? यू विल बी नॉडिंग. और ये नहीं कि वो दाखिल हो तो ऑब्वियसली यू वुडंट स्टार्ट नॉडिंग, लेकिन जो ही आप वेलकम करते हैं और वो कोई बात कहता है तो नॉडिंग से मुराद ये है कि आप इस तरह से इशारा करते हैं जिससे ये पता चलता है कि यू आर देयर एंड यू आर लिसनिंग टू व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग. एंड स्माइलिंग. स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू आर वेलकमिंग समबॉडी. और आप ये देखिए कि हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. तो जब आप क्लाइंट के साथ होते हैं, यू आर बीइंग वेरी कॉन्ग्रुएंट, यू आर शोइंग लाइक यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. और अगर वो उसी लेवल पे फिर आप बात करें तो दैट विल रियली बी इफेक्टिव. अच्छा, सो यू आर स्माइलिंग, आपके चेहरे पे स्माइल है, विच ऑटोमेटिकली शोज थ्रू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन दैट यू आर वेलकमिंग अ पर्सन. देन नेक्स्ट, इनवाइटिंग जेस्चर्स. जैसे आप ये इस तरह से करते हैं, आइए बैठिए, और ये फिर आपकी बॉडी मूवमेंट है, आपके जेस्चर्स हैं और साथ आपके एक्सप्रेशंस हैं. देन ओपन बॉडी पोस्चर. आपको याद है हमने 2-3 तरह के बॉडी पोस्चर्स की बात की थी. एक तो आप पीछे हट के इस तरह से बैठ जाते हैं चेयर पर, एक कोने से टेक लगाकर, एज इफ यू वांट टू कीप अ डिस्टेंस बिटवीन क्लाइंट एंड योरसेल्फ, और इस तरह से हाथ बांध के जो है इट शोज दैट यू डोंट वांट टू बी इन एन ओपन मोड. और एक ये होता है कि योर हैंड and arms are consistently doing whatever you are showing or whatever you are saying. तो ये सारा consistent होना चाहिए. सो आप ये कहते हैं कि आइए तशरीफ रखिए, और जो पहले बात की थी कि आराम से बैठ जाइए. सो दिस इज ऑल कंसिस्टेंट. एंड सैम्पल वर्बलाइजेशंस क्या हैं? वेलकम, प्लीज हैव अ सीट, आइए तशरीफ रखिए. इट्स नाइस टू सी यू अगेन. अगर आपका ये दूसरा, तीसरा, चौथा सेशन है, यू कुड से कि अच्छा हुआ आप फिर दोबारा मिलना अच्छा लग रहा है, या इट्स नाइस टू सी यू अगेन. सो हियर यू आर वेलकमिंग द क्लाइंट, एंड अगेन योर बॉडी, योर फेस, योर वॉइस all are integrated and leaving the same effect. Another intended communication, and that is expression of empathy. Empathy is a very important concept in counseling. आप इसका जिक्र पहले भी काफी दफा पढ़ चुके हैं और आप इसका जिक्र बार बार सुनेंगे. Because as I have stated many times that the counseling profession and the relationship between client and counselor is the most important aspect of counseling. सबसे ज्यादा important क्या चीज है? क्लाइंट और काउंसलर का रिलेशनशिप. और वो रिलेशनशिप जो है, जब तक एम्पैथी आप एस्टेब्लिश नहीं करते उस वक्त तक उस्तवार नहीं हो सकता. एंड व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज showing to the client that you are understanding and viewing the world from his or her point of view.
but it doesn't mean that you are doing exactly what the client is doing, or you are perceiving exactly in the same way. You have your own perceptions, but you are able to perceive it from his or her point of view. So you want to convey that you are understanding what is going on in the mind of the client. तो आप इसको कैसे show करेंगे? So what shall be the non-verbal expression? Let's see. Leaning forward. बाज़-औक़ात होता है कि आप बहुत ध्यान से किसी की बात सुनते हैं और टॉपिक भी इस तरह से है कि the person wants you to be involved. तो आपने देखा होगा दोस्तों में भी आप इस तरह से झुक जाते हैं कि अच्छा आप मुझे ये बात बता रहे हैं, अच्छा अच्छा इस तरह से है, whatever you say. और अगर आप बॉदर नहीं कर रहे तो आप कुछ थोड़ा ढीले अंदाज से होते हैं या पीछे टेक लगा के बैठे होते हैं. लेकिन इसमें भी हमने कहा था कि ये वेरिएशंस टेक लगाना डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट दैट यू आर नॉट अटेंटिव. It could show some time that you have pain in your back, you want to relax, you had a long day, you are tired and so on. But usually it indicates that you are there for the client अगर आप lean forward करें, आगे थोड़ा झुक के बात सुने. और उसके भी लेवल्स हैं कि बहुत ज़्यादा झुकना भी जो है वो भी it looks strange कि आप जो है वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं. मे बी जो बिगिनर जो होते हैं या बिगिनिंग काउंसलर्स होते हैं वो इस चीज़ को इस तरह से इंटरप्रेट कर लें कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपने एम्पैथी शो करने के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा उसको एग्जैजरेट कर देना है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो यू आर लीनिंग फॉरवर्ड एंड देन यू हैव सेंसिटिव आई कॉन्टैक्ट. सेंसिटिव आई कॉन्टैक्ट, ये इस चीज़ पर गौर कीजिए. आई कॉन्टैक्ट तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप आई कॉन्टैक्ट मिस कर देते हैं, आप किसी और चीज़ की तरफ देखने लगते हैं, इट रियली लीव्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द क्लाइंट कि यू आर नॉट अटेंटिव, ही फील्स इग्नोर्ड, अनअटेंडेड. और जाहिर है कि जब आपको ये लगे कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो द इफेक्ट विल बी दैट ही विल नॉट बी कमिंग अप विद हिज स्टोरी. जो वो बता रहा है वो कैसे सही तरीके से बता सकता है इफ समबॉडी इज नॉट इवन अटेंटिव टू हिम. सो द नेक्स्ट थिंग इज यू आर हैविंग आई कॉन्टैक्ट बट दैट इज शोइंग सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इन आईज. आप कभी गौर कीजिए कि कभी आपको लगे कि कोई दूसरा शख्स आपकी बात को समझ रहा है तो आप पहचान जाते हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्सन्स आईज. आपको सेंसिटिविटी पता चल जाती है कि दैट पर्सन इज सेंसिटिव टू व्हाट यू आर सेइंग. व्हाट एल्स? मैचिंग नॉन वर्बल्स. जो भी नॉन वर्बल्स अब तक हमने डिस्कस की हैं वो उसके साथ मैच कर रहे हैं दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन. देन सेंसिटिव टाइमिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पिछला जो हमने टाइमिंग के बारे में डिस्कशन हमने पिछली की थी ये उसी से रिलेटेड है कि द क्लाइंट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग. बीच में कहीं क्लाइंट ने पॉज ले लिया बिकॉज द क्लाइंट इज जस्ट बीइंग क्लियर अबाउट हिज थॉट. और वो सोच रहा है कुछ और आप उसे कहते हैं अच्छा चलें छोड़ें इस बात को, आप ये बताइए कि वो पहले आपने जो कहा था उसके बारे में क्या ख्याल है. सो दिस डजंट लीव अ गुड इम्प्रेशन कि आप जो हैं वो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रीम ऑफ थॉट एंड यू आर नॉट विद द क्लाइंट. सो you are careful about the timing, when to interrupt and when not to interrupt. Interrupt कब करते हैं? सिर्फ उस वक्त करते हैं जबकि क्लाइंट जो है वो बिल्कुल ऑफ द स्ट्रीम चला जाता है, इररेलेवेंट चीज़ों के बारे में बात करने लगता है और वो बहुत दूर चली जाती हैं फ्रॉम द रियल टॉपिक. तो तब आप एक अच्छे तरीके से सेंसिटिव तरीके से इंटरप्ट करते हैं बट नॉट अदरवाइज. एंड देन अप्रोप्रिएट एक्सेंटिंग. आपकी जो एक्सेंट है, आवाज़ है, वो भी उसके साथ, और जिस तरीके से आप लफ्ज़ बोलते हैं उसमें सख्ती है, नरमी है, दैट विल आल्सो शो योर एम्पैथी. एंड देन फेसिंग क्लाइंट. यू आर फेसिंग द क्लाइंट, यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड right and left and your client is for example in front of you. So what could be the verbalization for showing and for demonstrating empathy, that you are understanding what is in the mind of the client. For example, एक ये आपको नजर आ रहा है sample verbalization on the slide. What a frightening experience. Client कोई वाकया बयान कर रहा है, he was very distressed, कोई अपना पिछला traumatic experience बता रहा है, and you want to show to the client that you understand that it was a very traumatic event. And you could say, what a frightening experience. या you could say, आप उर्दू की बात कर लें कि ये तो वाकई बहुत एक बुरी बात थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको बहुत बुरा लगा होगा, या I can understand what was going on in your mind, and so on. एक और मिसाल, it must have been very difficult time for you. जैसा कि मैंने अभी
उर्दू में भी इसी तरह का आपको सेंटेंस बोलकर दिखाया था। तो इस तरह के जब आप वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस देते हैं, इट कन्वेज योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर एम्पैथी। नेक्स्ट इंटेंडेड कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग and it is of course related with previous point that was empathy, and here you are showing that you are understanding. Empathy is overall an attitude. Understanding में आपने particularly understanding की बात करनी है, और empathy तो एक attitude है which is even ये भी कहा जाता है कि it is beyond an attitude. ये आपकी हर चीज से जो है वो empathy का पता चलता है कि you are empathic towards your client or not. So if you want to convey the message that you are understanding what the client is thinking, what the client is feeling, and so on. So what shall be your non-verbal expressions? Matched paralinguistics and kinesics. आपकी जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए? धीमी होनी चाहिए, उस वक़्त ज़रा हाई होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, टेंडर होनी चाहिए। ये आपके पैरालिंग्विस्टिक्स होंगे। उसके बाद क्या बात आती है? काइनेसिक्स। आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? जिस तरह से सिचुएशन की डिमांड है उसके मुताबिक ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी मूवमेंट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रोप्रिएट रेट ऑफ स्पीच। जैसा कि पहले एक सिंक्रोनी की बात हुई थी, द क्लाइंट इज टॉकिंग स्लोली एंड शोइंग हिज डिस्ट्रेस। कोई इवेंट बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ क्लाइंट्स मदर, तो वो कोई ऐसा मौका नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बात करना शुरू कर दें। यू गिव हिम स्पेस, टाइम, स्पीक स्लोली, एंड देन नेक्स्ट इज जेंटल वॉइस एंड नॉडिंग। व्हेन समवन इज टेलिंग यू समथिंग, इट्स नॉट एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर कि वो जितना क्लाइंट बोल रहा है वो उतना ही बोलना शुरू कर दे। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू लिसन एंड नॉड, एंड द पर्पस ऑफ नॉडिंग इज दैट यू आर देयर, you are understanding. It doesn't matter you are saying something or not, because nodding is one kind of non-verbal communication, and I told you that the 50% of communication is from non-verbal aspect, and it is as important as verbal comments from the counselor. The sample verbalizations could be, yes, I do understand. हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ. If you want to convey that you are hearing the client, आप केयर करते हैं क्लाइंट की, तो फिर आपकी नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होनी चाहिए? लेट्स सी दैट. सो इंटेंडेड कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ केयरिंग. यू वांट टू शो दैट यू हैव केयर फॉर द क्लाइंट, यू आर केयरिंग द क्लाइंट. व्हाट शैल बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? यू हैव वार्म एंड सॉफ्ट वॉइस एंड कनेक्टेड बॉडी पोस्चर. व्हाट इज द कनेक्टेड बॉडी पोस्चर? आपको याद होगा, आज भी इसका जिक्र आया, पहले भी जिक्र हो चुका है कि कनेक्टेड और जो ओपन बॉडी पोस्चर होता है वो क्या होता है? दैट योर जेस्चर्स आर कंसिस्टेंट विद योर एक्सप्रेशंस एंड योर वर्बल सेइंग्स. जो आप कह रहे हैं और जो आपके एक्सप्रेशंस हैं और जो आपकी मूवमेंट है, दे ऑल शैल बी कंसिस्टेंट. सो यू हैव अ कनेक्टेड बॉडी पोस्चर, दैट यू आर कनेक्टेड विद द क्लाइंट. ये नहीं है कि आप इस तरह से बैठे हैं एंड यू आर सेइंग हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आप देख भी किसी और तरफ रहे हैं. So you have a open gesture or gestures and then leaning forward. इसकी भी पहले बात हो चुकी है. Another point is that you have open and relaxed facial expressions. So you are caring, you are smiling, you have open and warm facial expressions, you have open gestures and you have a good sound quality of your speech. जो आप बोल रहे हैं वो भी उसी तरह से रिदमिक उसके साथ हो. रिदमिक से क्या मेरी मुराद है कि वो कंसिस्टेंट हो उसके साथ. इट शैल बी सॉफ्ट एंड शोइंग द वार्मथ. एंड व्हाट शैल बी वर्बल एक्सप्रेशंस, या जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? आई एम सो सॉरी टू हियर दैट योर मदर डाइड. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट इज टेलिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज और हर मदर. यू डू केयर दैट द क्लाइंट went through such a traumatic experience and you want to show that to the client. So you will be saying कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि आपकी मदर की डेथ हो गई. Another verbalization, I truly care about what happened to you. So this is also in the same line जो अभी हमने बात की कि आप इस तरह के sentences से अपनी understanding और अपनी care show करते हैं. Another intended communication, expression of warmth. Warmth जो है सबसे ज़्यादा किस चीज में रिफ्लेक्ट होती है? आई थिंक इट इज रिफ्लेक्टेड
ये ट्रू है कि इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन योर फेस, बट इट इज मोस्टली रिफ्लेक्टेड इन आवर वॉइस. वार्मथ हमारी आवाज में जरूर होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है मैं किसी को स्माइल से वेलकम करूं, आइए आइए, लेकिन आवाज मेरी टेंस हो, जिससे पता चले कि मैं सोच कुछ और रही हूं. मैं कर तो वेलकम रही हूं क्लाइंट को, बट मे बी आई हैव ऑपोजिट फीलिंग टू दैट. सो व्हाट शैल बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? वार्म सॉफ्ट वॉइस, जेंटल रेट ऑफ स्पीच, जेंटल टोन होनी चाहिए, अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए, एंड कनेक्टेड बॉडी पोस्चर अगेन, एंड सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशंस आल्सो विल बी कंसिस्टेंट विद ऑल दैट. और व्हाट शैल बी वर्बलाइजेशन? So sample verbalization is you really deserved this or that. For example, the client is talking about his success. वो ये कहता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मैंने एक स्पीच का मुकाबला जीत लिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड यू वांट टू शो वार्मथ, तो आप कहते हैं यू रियली डिजर्व दैट. आपका ये हक बनता था बिकॉज ही इज टेलिंग यू कि उसने बहुत तैयारी की थी. Another sample verbalization, you really need support and guidance from him right now. He is telling about some friend, और आपको ये लगता है कि that is what is going on in client's mind, तो आप उसको अंडरस्टैंड करके इस तरह का जुमला कह देते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ कंफ्यूजन. अब ये भी होता है कभी कभार कि काउंसलर को कोई बात समझ नहीं आई. ये जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ समझ रहा है, जो कुछ क्लाइंट के जहन में हो रहा है, वट एवर द क्लाइंट वॉन्ट्स टू से. ऑब्वियसली द काउंसलर इज नॉट अ मैजिशियन. और बजाय इसको छुपाने के कि कोई चीज नहीं समझ आई, द बेटर पॉलिसी इज दैट द काउंसलर शुड मेक इट क्लियर बाय आस्किंग, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट. बाज लोग ये समझते हैं कि नहीं, काउंसलर जो है ही शुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ही शुड बी अ सुपर नेचुरल, मे बी हैविंग अ फिनोमेना कि उसको हर चीज जो है वो समझ आ रही है, बट इट इज नॉट द केस. He is a human being. Sometimes he would have a problem in understanding what the other person is conveying to him. And he is congruent in his expressions and in his dealing and behavior. जिसकी हमने congruence की और genuineness की बात की थी. तो उसने कोई बहरूप भर के जो है वो, या कोई बहरूप एक अपने आप पे तारी कर लिया, तो इस तरह से क्लाइंट के साथ नहीं मिलना. So wherever there is confusion, the counselor should ask about the clarity. So intended communication is confusion. So what happens? What are the non-verbal expressions to that? अब ये बिल्कुल different हैं जो हमने पहले discuss किए हैं, because they were more like in a caring mode, warm, gentle tone, और expressions आपके जो हैं वो ऐसे हों, smiling face हो. These are a bit different. ये क्या होंगे? जरा गौर कीजिए. Open body posture. ये तो इसलिए जरूरी है कि आप distance show नहीं करना चाहते कि there is some distance between counselor and client in psychological and physical way. You are there for the client. What else? Accenting hand gestures. आपके जो है वो hand gesture जो है वो उसके मुताबिक ही चल रहे हों. Then complimenting facial expressions. आपके जो hand gestures हैं वो आपके compliment करते हों आपके facial expressions के साथ. अब facial expressions जो हैं वो क्या हैं? Facial expressions are different what we were talking about previously. You are confused, you are not understanding कि client ने क्या बात कही है. So you would have a wrinkled forehead. जिस तरह से हम कहते हैं, ओ मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की. It doesn't mean कि आप जो है वो artificially wrinkles ले आएं. It just means कि आपका थोड़ा सा जो है वो चेहरे से जैसे कि गौर तलब आपके expressions आ जाते हैं. You want to ask something. तो अब आप उस मूड में होते हैं when you want to ask something from your friend, तो आप किस तरह से behave करते हैं. It's just similar to that. And then questioning eyes. So curious questioning eyes and forehead or facial expressions जो हैं, they should show that you are asking about something, you want clarity on some you want to clarify some aspect. Sample verbalizations. Help me understand this better. No, I'm not quite clear on that yet. कि आप ये जरा मुझे इसके बारे में बताएंगे, मुझे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हूं इसके बारे में. एक क्लाइंट आपको कहता है कि he is happy that he didn't get that job, and at the same time he says कि काफी दिन तक वो उदास रहा जब उसको ये पता चला कि इसको ये जॉब नहीं मिली. या फिर वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब
but he's saying I'm spending hours and hours for writing applications and I am applying for that. So you are not clear. So आप कहते हैं कि hang on, एक मिनट हम ये जरा बात क्लियर कर लें. So इस तरह की बात हो सकती है, and it is better that the counselor should ask for better clarity. Let's do a skill development activity. जिस तरह से हम जो भी skills पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ activities करते हैं for the development of that skill in the students. Because as I have stated it many times, that the primary purpose of this course is that not only you should understand the theoretical concepts and knowledge of counseling profession, but at the same time you should be able to demonstrate that in your personal life, and that you should be able to use that knowledge for making your relationships better, or to understand yourself and other people in a good way or better way. अब ये क्या activity है? Practice focused attention to people by practicing with friends and family. आप या तो फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ ये जो सारी स्किल्स अभी पढ़ी हैं कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं, यू वांट टू कन्वे टू दैट पर्सन दैट यू डू केयर, यू डू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, तो आप ये सारी स्किल्स, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, वर्बल टोन सिंक्रोनाइज करके बात कीजिए. Apply all the skills mentioned before to your day-to-day conversations with people you know well. How did you feel in these conversations? Did you find any improvement? How did you feel? Because पहले जिस तरह से आप बात करते थे वो obviously इससे different होगी. Because पहले हम अपने मूड के मुताबिक behave करते हैं. We do not think how it is affecting the other person. And now you are aware that these kinds of non-attending behavior or verbal sayings, हमारे facial expressions, they do affect other people. And maybe we are not thinking about that, but people are well aware when we are not paying attention to them. हम ये समझते हैं कि नहीं, मैं अपने जहन में ये बात सोच रही हूँ और somebody is telling me something very important event और मैं कुछ और सोची जा रही हूँ कि हाँ अच्छा कल मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है, और साथ में कह रही हूँ हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बट बिलीव मी दैट पीपल आर अवेयर दैट यू आर नॉट देयर विद दैट पर्सन. और उससे क्या एहसास होता है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो उस तरह से नहीं बन पाते जिस तरह से बनने चाहिए. सो यूज ऑल दीज स्किल्स दैट हैव बीन मेंशन्ड बिफोर एंड देन नोटिस द चेंज इन पीपल आल्सो. हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू यू नाउ? क्या उनकी एक्सप्रेशन से आपको ये लगता है कि दे थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग देम इन अ बेटर वे, एंड सो ऑन. सो you will be practicing that. और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी करेंगे, और लेक्चर में मैं आपके साथ दूसरी चीज़ों की बात करूंगी तो आप इसको कर चुके होंगे. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पहले वाली स्किल्स हैं वो उसी वक्त प्रैक्टिस कर ली जाएं ताकि हम अगली स्किल्स की तरफ चल सकें. द नेक्स्ट टॉपिक, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. बेसिकली वी आर स्टडिंग काउंसलिंग स्किल्स, एंड आई टोल्ड यू दैट काउंसलिंग स्किल्स, जिनको हम माइक्रो स्किल्स भी कहते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स फॉर फैसिलिटी. सारे जो स्किल्स हैं सारी उनको हम एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं, लेकिन हम इसको कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड कर देते हैं सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड देम बेटर, और हम उसको एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी उसकी अच्छे तरीके से कर सकें. और उसको कैटेगरीज में ऑब्जर्वेबल डायमेंशंस में हमने तकसीम कर दिया है. द फर्स्ट वन वाज अटेंडिंग स्किल्स, एंड वी टॉक्ड मोस्टली अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द काउंसलर एंड फ्रॉम द क्लाइंट. और अब हम मूव कर रहे हैं द सेकंड काउंसलिंग स्किल, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री और स्ट्रिक्ट लाइन बिटवीन ऑल दीज काउंसलिंग स्किल्स. आप ये नहीं कह सकते कि अटेंडिंग स्किल्स आर एंटायरली सेपरेट और लिसनिंग स्किल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम. इट्स नॉट लाइक दैट. दे ऑल ओवरलैप, लेकिन हमने फैसिलिटी के लिए उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है. अब किस तरह से इनका लिंक बनता है? बिकॉज व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर अटेंडिंग, और व्हेन यू आर अटेंडिंग तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप अटेंड कैसे करेंगे? लेकिन अटेंडिंग से ज़्यादातर मुराद हम ये लेते हैं कि यू आर कन्वेइंग टू द पर्सन, यू आर देयर. आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ उनको एहसास दिलाते हैं कि आप वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बात सुन रहे हैं. लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों
क्यों एक साथ हैं? बिकॉज यू आर लिसनिंग एंड एट द सेम टाइम यू आर कन्वेइंग थ्रू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थ्रू योर टॉक्स दैट यू आर लिसनिंग. आप उस शख्स को भी बताते हैं, यू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू आर लिसनिंग. सो दैट इज वाई वी हैव केप्ट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स टुगेदर. एक मुझे बड़ी अच्छी आपको दिखानी है saying that is from Lao Tzu. It is as though he listened, and such listening as his enfolds us in a silence in which at last we begin to hear what we are meant to be. So he beautifully illustrates the effect of outer listening on the inner listening. कि आप बाहर की बात सुन रहे हैं और जब आप दूसरे शख्स को एहसास दिला देते हैं कि दैट ही इज लिसन्ड, तो कैसे आपको दूसरा शख्स जो है वो महसूस करता है कि जैसे उसकी बात इनर लिसनिंग जो है वो हो गई है, उसकी बात दिल से सुनी गई है, ध्यान से सुनी गई है. सो ही टॉक्स ब्यूटिफुली अबाउट द हीलिंग इफेक्ट ऑफ गुड लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग. Another saying by Andre Gide is that understanding is the beginning of approving. When you listen carefully and you demonstrate to the other person that you are understanding what that person is saying, so he feels approved. उसको ये लगता है कि उसकी बात सुनी गई और वो कहीं जगह भी पा गई. एक मुझे जोक याद आ रहा है लिसनिंग के सिलसिले में. Two counselors met with each other by the end of a working day. And one counselor had a tired looking face and the other was having a fresh face. So जो tired looking counselor था, he said to the other counselor, how could be so fresh after all that listening? And fresh looking counselor says, who listens? So there could be difference in people, in counselors. Some do listen carefully and others, although they pretend that they are listening, but they have many unfinished businesses, they are thinking about many personal problems and they are not really attending the clients. और listening जो है वो show हो जाती है आपके अपनी non verbal communication से. The client very easily picks whether you are there or not. So it is very important that the counselors on the first place listen carefully, and secondly they demonstrate that through their non-verbal communication that yes, they are listening. This term of listening was popularized by Thomas Gordon in his 1970 book Parent Effectiveness Training, and in that book he emphasized that how important is listening as far as parents are concerned. और parents अगर अच्छी तरीके से listen करते हैं अपने बच्चों को, तो what is the impact of that? Actually, listening entails not only understanding speakers' communication, but also showing that you have understood. So from your non-verbal and verbal communication, as well as your body movement, you demonstrate to the client that you have understood the crux of verbal and non-verbal communication from the client. यानी आप अपनी non-verbal और verbal communication के जरिए client को ये show करते हैं कि आप उसकी नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में जो मीनिंग पोशीदा था, यू हैव अंडरस्टूड दैट, एंड दैट इज एक्टिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग साथ साथ चलते हैं. अ डिस्टिंक्शन मे बी मेड बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको ये पता होना चाहिए कि हेयरिंग इज नॉट लिसनिंग. आप बहुत सी चीजें सुनते हैं लेकिन they are not registering on your mind. You may have read one chapter in your curriculum, and that is the chapter of attention. Attention से क्या मुराद होती है? We have so many things in our visual and perceptual field, लेकिन हम कुछ चीज़ों को तवज्जो देते हैं और बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता कि कोई शख्स हमारे पास से गुजर गया है, और even somebody has said something and we are totally engrossed in doing something, तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि उसने हमसे बात की है. When we are watching a movie जो हमें बहुत अच्छी लग रही है, तो sometimes somebody says, family member, कि मैंने आपसे कुछ कहा था, आपने जवाब नहीं दिया, और you are saying, oh मुझे पता नहीं चला, because you are totally engrossed. So listening is when you are totally engrossed
in the conversation and in the non-verbal communication of the client. So, what is the difference? Let's see on the slide. Hearing involves the capacity to be aware of and to receive sound. Hearing का ताल्लुक sound के साथ है. Just एक sensation है. You are hearing something, but it doesn't mean you are listening it also. So what is listening? Listening not only involves receiving sounds, but also, as much as possible, accurately understanding their meaning. What is being said is not a simple sentence. What does this mean? आप उसको understand करें, and that is listening. And that kind of listening is required when client and counselor are interacting. Now we'll be talking about importance of active listening. Before talking about different types or different active listening skills, हम ये बात करेंगे कि why it is so important to listen. First, it is important for establishing rapport with the client. When you want to establish a rapport with the client, if you will not be listening, तो ये rapport कैसे establish होगा? ये खुद ब खुद समझ आती है कि कोई बात आप client को लग रहा है कि ये मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे. And the counselor is not here with me. He is thinking about something else जो मुझे नहीं पता कि क्या है. I will not be having the concept of being understood. I will be feeling unattended. So, rapport कैसे establish हो सकता है? The next point is establishing trust. In the face of client's obvious mistrust, the counselor has to establish trust by showing different behaviors. और कैसे हम कहते हैं कि why the client is having mistrust? Because ये association अभी अभी कायम हुई है. Client doesn't know about counselor. वो नहीं जानता वो एज अ पर्सन कैसा है, वो उसके सीक्रेट्स रख सकेगा कि नहीं, और वो अपनी इतनी बातें डिस्क्लोज कर रहा है. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिज कन्वर्सेशंस? किसी को बता ना दे, और फिर पता नहीं मैं एक अच्छा शख्स नहीं हूँ, मेरे बारे में वो क्या सोचता है. सो आई कुड हैव सेवरल थॉट्स इन माई माइंड. सो आई वुड हैव अ मिसट्रस्ट इन द बिगिनिंग. आई मे हैव, आई मे नॉट. लेकिन उस मिसट्रस्ट को दूर कैसे करना है? बाय गिविंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी and maintaining the trust. और trust कैसे establish होगा? You listen carefully, you don't be judgmental, you don't interrupt the client, and you be there for him. Another point is bridging differences. Active listening is basically making bridges, not establishing walls between people. आप bridge of communication कायम कर देते हैं ताकि आप एक दूसरे की तरफ मूव कर सकें. आप walls नहीं पैदा करते जो कि बिल्कुल आपको अलग करते हैं. Another point is you help client to disclose. When you listen carefully to a person and that person feels that he is accepted, he is not being victimized in that sense कि उसकी जो बातें हैं वो उनको किसी बुरे सेंस में नहीं लिया जा रहा. The counselor is not judgmental. So you feel कि you are accepted. And then when you feel you are accepted, तो फिर क्या होता है? You are ready to disclose. The client is able to tell about his stories. Whatever is going on in his mind, he is able to share his experiences and his feelings with the counselor, provided he is listened. Another point is it helps clients to experience feelings. Often it has been noted when people are listened, then they share their feelings with you. बिकॉज ये रास्ता हमवार करते हैं अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करने के लिए. आप खुद नोट कीजिए कि अगर कोई दोस्त आपकी बात बहुत तवज्जो से सुन रहा हो या सुन रही हो तो आप उसको बताते चले जाते हैं, और अगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा एंड समबॉडी इज बीइंग जजमेंटल ऑन व्हाट यू आर सेइंग, तो फिर आप कभी भी डिस्क्लोज अपने आप को नहीं करते और अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताते. And that is the difference between when you are sharing with your relatives and when you are sharing with a good, effective counselor. Because रिश्तेदारी में बहुत सारे दूसरे मामलात बाइसेस आ जाते हैं. Why did you do that? कितनी बुरी हरकत की तुमने, इससे तो हमारी फैमिली बदनाम हो जाएगी. But counselor
is supposed to be non-judgmental and providing unconditioned positive regard. Another point is for gathering information, you have to listen. You will be listening carefully. जैसे कि एक फ्री एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, तो खुद ब खुद वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन क्लाइंट देता चला जाएगा. आप सही तरह से सुन नहीं रहे, यू आर इंटरप्टिंग प्रीमेच्योरली. क्लाइंट एक बात कर रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा मुझे उसके बारे में तो बताइए जो पहले आपने कहा था. अच्छा चलें इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए. सो यू आर इंटरप्टिंग क्लाइंट. फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अच्छा आप चुप क्यों कर गए, कुछ बोलिए ना इसके बारे में. सो दैट आल्सो इंटरप्ट्स. सो यू लर्न व्हेन टू इंटरप्ट एंड व्हेन यू शुडंट. So in that way, you gather information when you patiently listen, not hear. The last point is you help clients to assume responsibility. When somebody is listened, then you prepare that person to take on his responsibility for his emotions and for his behaviors. So these are a few advantages why we shall be listening very properly and actively to the client. So now I'll be just mentioning the basic listening skills और इनके बारे में तफसील से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. So what are they? First of all, you possess an attitude of respect and acceptance. आपका जो attitude है that is showing that you are accepting the client as he or she is and you have respect for the client as a person. अब इन चीज़ों का पहले भी जिक्र आ चुका है. इन चीज़ों का जिक्र आपको याद होगा कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इफेक्टिव काउंसलर तो हमने इनका जिक्र किया था, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखनी होती हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे चलेंगी. सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर. एट द सेम टाइम इट इज़ एन एसेंशियल काउंसलिंग स्किल. सेकेंडली, यू ट्यून इन टू द क्लाइंट्स इंटरनल व्यू पॉइंट. ये क्या है अगले लेक्चर में देखेंगे. The next one is opening remarks, then open questions, paraphrasing, reflection of feelings, and at the end summarizing whatever has been done, has been said in one session or multiple sessions. So let's review what we have studied today. Today we talked about different elements that could help to maintain congruence between your verbal and non-verbal communications. And we talked about several kinds of intended communications. For example, if you want to communicate care, warmth, attention, similarly empathy to the client, understanding to the client, तो फिर आप कैसे behave करते हैं और क्या कहते हैं जो आपस में consistent हो. And then we talked about understanding and listening skills. And we talked about the importance of understanding and listening skills, and we found out that it is important that the counselor shall be listening very carefully, very actively, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं. It will be able to establish trust in the eyes of the client for the counselor. जो काउंसलर है उसको एक ऑनेस्ट, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन के तौर पर क्लाइंट परसीव करता है अगर वो उसकी बात ध्यान से सुनता है. और ऑन द फर्स्ट प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग रेपो. आपकी रेपो तभी एस्टेब्लिश होती है जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं. एंड यू आल्सो कन्वे टू द पर्सन दैट यू आर देयर वट एवर दैट पर्सन सेज. और उसके अलावा जो हैं और बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन ये ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को ये एहसास दिला दें कि यू आर देयर, यू वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन, यू वांट टू लिसन अबाउट क्लाइंट स्टोरीज, एंड यू वांट टू help client so that he could disclose his emotions. So it is important that on the first place you listen carefully. And then we talked about different listening and understanding skills. For example, आप ये एहसास दिलाते हैं client को कि he is accepted and you are respecting that client as a person. जो कुछ भी वो कहता है it does not matter. As a person he is very important and he is respected. And then आप जब किसी को तवज्जो से सुनते हैं तो तवज्जो से सुनने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि ओपन रिमार्क्स हैं, आप कैसे सेशन ओपन करते हैं, उसके बाद ओपन क्वेश्चंस हैं, फिर यू ट्यून इनटू क्लाइंट्स इंटरनल वर्ड, देन यू पैराफ्रेज, देन यू रिफ्लेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, और उसके बाद आप समराइज करते हैं.
इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स आज नहीं पढ़ी, अगले लेक्चर में हम इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपको एक बात याद दिलाती जाऊं कि जो जो एक्टिविटीज़ मैं आपको कहती हूँ, प्लीज़ डू इट आफ्टर listening to that lecture. Or again, I am also using this term listening. So don't hear my lecture, please listen it, because if you will listen it, you will be able to understand that. And Allah Hafiz now.